जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कैसी चल रही है तैयारी। परीक्षा देखो नजदीक आती जा रही है। अब केवल और केवल गिनती के 13 दिन बचे हैं यूपीएससी के एग्जाम में। टेंशन तो हो ही रही होगी, लेकिन घबराना नहीं है, बस केवल और केवल काम करना है और काम करते हुए चीजों को लेकर चलना है। हमने कहा ना, आगामी परीक्षा को ध्यान में रखकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस टॉपिक से बिहार में भी क्वेश्चन बना है, यूपी में भी क्वेश्चन बना है और यूपीएससी में भी क्वेश्चन बना है। अब आप कहोगे यूपीएससी में तो सर मानव विकास सूचकांक पर क्वेश्चन बना है, अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ। नहीं, क्षमता निर्माण पर भी क्वेश्चन बना है। बिहार में भी देखिएगा 2 साल पहले क्वेश्चन बना है, यूपी में तो कई बार पूछ चुका है। और होता क्या है कि हम वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विस्तारित रूप से उसके बारे में पता नहीं होता है। तो अब क्या किया जाए जिससे हम ये क्वेश्चन गलत ना हो हमारा। तो इसीलिए मैं ये क्लास लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर। 9 बजे, 9:30 बजे रात्रि में ये क्लास स्टार्ट होती है। आधे घंटे की क्लास होती है, बहुत लंबी चौड़ी क्लास नहीं है। और उस आधे घंटे की क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं जिसको आप बढ़िया तरीके से अगर कर ले जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्लास इसी तरीके से चलती रहेगी, आप चिंता मत करिएगा। 365 दिन चलने वाली ये क्लास है, 9:30 बजे रात्रि के समय, और लगातार आपको ये मिलेगी। अब बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, भारत पाकिस्तान का, तो हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि लद्दाख वगैरह एरिया में पता नहीं क्या वहाँ पर सेंटर लॉट होंगे या नहीं होंगे। कई लोग इस तरह की थिंकिंग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप ये मानकर चलिएगा कि अब एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। आप इसको एक तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से जान लीजिए कि एग्ज़ाम अब आपका होगा ही होगा। ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा। 100% पहले भी एग्ज़ाम होना था, चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर अगर नहीं थे तो अभी तक उसने सेंटर एलोकेशन नहीं किया था, तो वो चेंज भी कर देता। वो हो सकता है केवल जम्मू को सेंटर बना देता और उतनी चार्ज शॉक्स वो पूरी चौकसी रख लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो परीक्षा नहीं कैंसिल होगी, आप ये मानकर चलो, और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करते रहना है और अपना जीवन उसी तरीके से चलना है, लेकिन बस मेहनत ज़्यादा करना है। लास्ट स्टेज है, समझे? बहुत ज़्यादा तीव्र गति से अब आगे बढ़ना है, पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देना है। बस 6 घंटे, इससे ज़्यादा मत सोइएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी तरीके से समय निकाल के पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन करिए, बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़िए। ठीक, मन ना लगे, एक आध वीडियो किसी का हो मोटिवेशनल वीडियो, वो देख लीजिए। एंटरटेनमेंट देखिए, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए केवल। अगर आपको लगता है तो आधे 1 घंटे के लिए एंटरटेनमेंट चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके देखते रहिए। ठीक है? तो चलते हैं आज का हमारा ये टॉपिक, अमर्त्य सेन क्षमता दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण पर क्वेश्चन बने हैं, मैंने पहले भी कहा आपसे क्वेश्चन बने हैं, लेकिन ये है क्या? अब इसको समझने से पहले तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं आपको प्रश्न पर, कि भैया इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न देख लेते हैं चर्चा करने से पहले। ठीक है? तो प्रश्न क्या कहता है? अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर हमको क्या करना है? विचार करना है। देखते हैं। क्षमता दृष्टिकोण विकास को आय और संसाधनों के संदर्भ में मापने पर केंद्रित है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, सेन का अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य को साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि अंतिम लक्ष्य के रूप में। सी है, यह दृष्टिकोण सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर जोर देता है ताकि लोग अपनी पसंद का जीवन जी सके। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन आपके सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। फटाफट आपको आंसर देना है। अगर आपको इसका जवाब पता है कि क्या इसका सही आंसर होगा, फटाफट इसका आंसर दो। नहीं पता है
तो आगे जब हम लेकर चलेंगे तो फिर बताएंगे। अब ये है क्या क्षमता दृष्टिकोण, इसको समझना होगा, अब तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब जाहिर सी बात है किससे जुड़ा हुआ है, अमर्त्य सेन से। अब जब अमर्त्य सेन से जुड़ा हुआ है तो अमर्त्य सेन के भी विचारधारा को समझना पड़ेगा कि अमर्त्य सेन की विचारधारा, ये क्षमता दृष्टिकोण किस पर आधारित। तो 1998 ईस्वी में जब अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला तो वास्तव में अमर्त्य सेन का जो रूप था पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। अमर्त्य सेन की जो विचारधारा थी वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई कि भैया अमर्त्य सेन ने क्या दिया, कैसा सिद्धांत दिया जिसके कारण से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। ऐसा क्या काम कर दिया अमर्त्य सेन ने। भारतीय थे तो भारतीय एक तरह से मूल के रहे हैं, तो हम लोगों का भी दिमाग जाएगा ही ना, अमर्त्य सेन ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अमर्त्य सेन की इस विचारधारा को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो देशों की तरफ, उनकी तरफ ध्यान केंद्रित किया गया कि भैया अमर्त्य सेन ने क्या किया। और फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एक तरह से UNDP हो, मतलब हर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो फेमस हैं उनके द्वारा अमर्त्य सेन की विचारधारा को अपनाया जाने लगा। अब ये अमर्त्य सेन की विचारधारा किस पर थी केंद्रित, ये केंद्रित थी विकास पर। अमर्त्य सेन कहते हैं कि विकास को आप मापते कैसे हो, आप विकास को देखते कैसे हो, ये एक सबसे बड़ा है अर्थव्यवस्था में। अमर्त्य सेन का ये कहना है कि आप एक तरह से विकास को देखते कैसे हो, विकास को मापते कैसे हो। तो ऐसी स्थिति में विकास को मापने की बात आती है तो पहले जो देश थे वो विकास को मापते थे आय के रूप में, अर्थात GDP की ग्रोथ के रूप में, आर्थिक समृद्धि के रूप में विकास को मापते थे। लेकिन अमर्त्य सेन ने कहा कि यह विकास नहीं है, विकास नहीं है, बल्कि विकास को अगर मापना है तो मानव विकास से इसको जोड़ो, मानव विकास से इसको जोड़ो। GDP की ग्रोथ तो अपने आप ही हो जाएगी, उसमें सोचना ही नहीं है फिर आपको, अगर आप विकास को जो मापने वाला सूचक है उसमें चेंजेस करो, उसको मानव विकास के साथ में जोड़ो और मानव विकास के हर पहलू पर ध्यान दो, तब आर्थिक विकास को माप सकते हो, नहीं तो आर्थिक विकास को माप नहीं सकते। और इसीलिए अमर्त्य सेन ने जब यह बताया कि भैया आर्थिक वृद्धि या आय में वृद्धि मानव विकास नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास जो है वो मानव का विकास है। अब ये मानव का विकास कैसे होगा, कैसे हम देखेंगे। तो उन्होंने कहा अगर मानवीय विकास को अगर समझना है तो हमें 5 दृष्टिकोणों पर ध्यान देना पड़ेगा। अलग अलग दृष्टिकोण, उन्होंने ऐसा नहीं कि 5 ही बताए, कई दृष्टिकोण एक तरह से बताए, जिसमें से 5 मेन मैं लेकर आ गया हूं यहां। कहते हैं मानव विकास के दृष्टिकोण को समझने के लिए मुझे क्षमता दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा, सामाजिक विकल्प सिद्धांत को समझना पड़ेगा, हमको लैंगिक असमानता के दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा, हमको भुखमरी और अकाल दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा और गरीबी का बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। तब हम विकास को सही रूप में उस देश में देख पाएंगे, नहीं तो विकास को नहीं दे पाएंगे। अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह क्षमता दृष्टिकोण है क्या, आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि क्षमता दृष्टिकोण है क्या ये। अब देखो, क्षमता दृष्टिकोण वास्तव में मानव विकास से ही जुड़ा हुआ एक दृष्टिकोण है। किससे जुड़ा है, मानव विकास से ही जुड़ा हुआ एक दृष्टिकोण है ये क्षमता दृष्टिकोण। अभी तक हम मानव विकास को कैसे मापते थे कि व्यक्ति को कितनी आय मिल गई, व्यक्ति को एक तरह से कितनी आय मिल गई, व्यक्ति का संसाधनों पर कितना कब्जा है, संसाधनों तक एक तरह से उसका कितना कब्जा है, या GDP की ग्रोथ रेट कितनी है, ऐसे हम नापते थे परंपरागत रूप से मानव विकास को।
ये सॉरी आर्थिक विकास को, अर्थात विकास को हम आय के रूप में देखते थे या संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक एक तरह से संसाधनों का कितना इस्तेमाल किया उसके रूप में देखते थे या जीडीपी की ग्रोथ के रूप में देखते थे। कहते हैं कि ऐसे विकास थोड़ी ना चाहिए हमको, बल्कि विकास के पहलू को हमको बदलना पड़ेगा और वो पहलू होगा कि लोगों की क्षमता का विस्तार, लोगों की क्षमता का विस्तार। विकास को अगर हमें देखना है तो लोगों की क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी विकास को हम प्राप्त कर पाएंगे। क्षमता का विकास का मतलब क्या है? अर्थात लोगों को वह करने की स्वतंत्रता देना जिसको वो मूल्यवान समझते हैं, ऐसी क्षमता का विकास करना जिसको वो मूल्यवान समझते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति के अंदर व्यक्ति को प्राकृतिक स्वतंत्रताएं मिलें और व्यक्ति का क्षमता का विकास हो, इसके लिए जरूरी है। अब प्राकृतिक स्वतंत्रताएं क्या है? प्राकृतिक स्वतंत्रताएं क्या है? अर्थात ऐसी स्वतंत्रताएं जिसको व्यक्ति एक तरह से वास्तविक रूप से हासिल करना चाहता है। वह स्वस्थ रहना चाहता है, वो शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, वो सामाजिक जीवन में भाग लेना चाहता है, इसकी स्वतंत्रता उसको मिल जाए। वो इसके लिए एक तरह से किसी और चीज पर डिपेंडेंट ना रहे, वो इसको प्राप्त कर सके, वो इसको प्राप्त कर सके। अर्थात वे वास्तविक उपलब्धियां जो लोग हासिल कर सकें, जैसे स्वस्थ रहना, शिक्षित होना, सामाजिक जीवन में भाग लेना, उन तक व्यक्ति की पहुंच स्थापित हो जाए। और क्षमताएं, वह अवसर लोगों को अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रताएं हासिल करने की स्वतंत्रता देता हो। अर्थात शिक्षा और स्वास्थ्य तक व्यक्ति की पहुंच स्थापित हो सके, शिक्षा और स्वास्थ्य तक व्यक्ति की पहुंच स्थापित हो सके। ये सारी चीजें प्राकृतिक स्वतंत्रता को साकार करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा दो क्षमता विस्तार को, तो अच्छी तरीके से समझ जाए। अब समझो, एक व्यक्ति है जिसके पास में अपार धन है, लेकिन उसके पास में शिक्षा की पहुंच नहीं है या स्वास्थ्य की पहुंच नहीं है। अपार धन है लेकिन शिक्षा की पहुंच नहीं है और स्वास्थ्य की पहुंच नहीं है। अब ऐसी कंडीशंस में क्या है कि वो अपने संसाधनों का उच्चतम दोहन कर पाएगा? बताइए आप, वो अपनी संसाधनों का उच्चतम दोहन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। पैसा खूब है उसके पास, लेकिन संसाधनों का दोहन नहीं कर पाएगा वो। और अब फिर हम एक तरह से विकास को देखेंगे क्या कि जीडीपी की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वो उसका दोहन ही नहीं कर पा रहा है, वो उसका दोहन ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में ये प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। दूसरा एग्जांपल समझ लो, जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में महिला है। अब महिला है, उसकी महिला बहुत अच्छे संपन्न परिवार की है, लेकिन उसकी शिक्षा तक पहुंच ही स्थापित नहीं है, क्योंकि सामाजिक एक तरह से जो प्रथाएं हैं, सामाजिक जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, जैसे जल्द विवाह होना, वो उसको शिक्षा से दूर कर देती है। तो जब संसाधन नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशंस में उसको पढ़ाई का जब ज्ञान ही नहीं होगा, तो टेक्नोलॉजी और नई चीजें उसके मन मस्तिष्क में कैसे आएंगी? वो अपने पारिवारिक जीवन में भी उसी तरह से चीजों को डेवलप करेगी फिर। तो इसीलिए अगर व्यक्ति में मानव विकास की चीजों को देखना है, अर्थव्यवस्था में मानव विकास को देखना है, अर्थात विकास को देखना है, विकास के मापक के रूप में देखना है, तो व्यक्ति की क्षमताओं के निर्माण की बात करिए आप। अर्थव्यवस्था में क्षमता निर्माण कितना हुआ है आपका? स्वास्थ्य तक पहुंच कितनी हुई है? शिक्षा तक पहुंच कितनी हुई है? उसका अवलोकन करिए। और अमर्त्य सेन का ये क्षमता निर्माण का ये सिद्धांत यूएनडीपी ने अपनाया 1990 के दशक में, मानव विकास सूचकांक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और इन्हीं सिद्धांतों को रिप्रेजेंट बाद में किया गया यूएनओ के द्वारा भी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में भी इन्हें अपनाया गया कि व्यक्ति की क्षमता के निर्माण के लिए शिक्षा तक हर व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए, स्वास्थ्य तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। अर्थात जो संसाधन अवेलेबल हैं,
जिनको एक तरह से व्यक्ति चाहता है उन तक पहुंच होनी चाहिए, अर्थात प्राकृतिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए इन सब चीजों में। इस बात को रिप्रेजेंट किया किसने? अमरसेन ने। अमरसेन ने कहा क्या? दूसरा, अमरसेन बल देते हैं इस बात पर क्या? सामाजिक विकल्प सिद्धांत को बल देते हैं। वो कहते हैं क्या कि देखो, ये है क्या सामाजिक विकल्प सिद्धांत? वास्तव में कहते हैं हम कोई भी एक तरह से नीति बनाते हैं, जैसे समाज के कल्याण को कैसे मापा आपने? सामाजिक कल्याण को कैसे मापा जाता है जब हम नीति बनाते हैं? तो हम सामाजिक कल्याण को मापते हैं क्या? कि एक समूह के आधार पर, समूह के आधार पर हम चीजें प्रोवाइड करा देते हैं और सामाजिक कल्याण को माप देते हैं। लेकिन वास्तव में वो कहते हैं क्या? ये तो असंभव है सामाजिक कल्याण को मापने के लिए। क्यों? क्योंकि सभी की व्यक्तिगत एक तरह से प्राथमिकताओं को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। सभी लोगों की प्राथमिकताएं को एक साथ कैसे जोड़ सकते हो आप? मान लेते हैं किसी को रोटी चाहिए, किसी को चावल चाहिए, किसी को एक तरह से आटा चाहिए। आपने तो सामाजिक कल्याण की भावना को कैसे जोड़ दिया? कि सबको एक जैसी चीजें प्रोवाइड करा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए वास्तव, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में क्या है कि हमें जब बांटना ही है तो संसाधनों के वितरण से ज्यादा अवसर की समानता पर ध्यान देना चाहिए। अगर मुझे बांटना है तो अवसर में समानता लेकर आओ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान दो। तब हम कहेंगे क्या कि सामाजिक एक तरह से विकल्प सिद्धांत यहां काम कर रहा है। हम लोग किस पर केंद्रित है? जीडीपी बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ जाए, जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन शिक्षा तक पहुंची को नजरअंदाज कर देते हैं, स्वास्थ्य तक पहुंच को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि सबकी व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो प्राथमिकताएं एक साथ जोड़कर निर्णय लेना संभव नहीं है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे पहलुओं पर ध्यान ही नहीं दिया, जीडीपी बढ़ाने पर केंद्रित हो गए, जो कि वास्तव में क्या है कि अगर देखा जाए तो सामाजिक कल्याण को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अवसर की समानता दीजिए, सबको समान अवसर दीजिए, सबको एक तरह से समानता पर काम करने दीजिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं क्या? आय से ज्यादा हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तक पहुंच स्थापित हो पाए, लोगों की पहुंच स्थापित हो, हमें उस पर काम करना होगा। हमें सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नीतियों पर ध्यान देते हुए, काम करते हुए आगे बढ़ना होगा और चीजों को लेकर चलना होगा। तो दूसरा यहां पर क्या है? सामाजिक विकल्प सिद्धांत, अर्थात सेन ने सामाजिक विकल्प सिद्धांत में योगदान दिया, जो यह समझाने से संबंधित है कि सामूहिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को कैसे मापा जाता है। ठीक है। असंभवता सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। एरो ने दिखाया कि सभी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़कर एक तर्कसंगत समूह से निर्णय लेना असंभव है। सेन ने इस सिद्धांत को विस्तार किया और दिखाया कि सामाजिक कल्याण को मापने के लिए हमें संसाधनों के वितरण से ज्यादा अवसरों की समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान देना होगा। तभी हम सामाजिक एक तरह से स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे। मानव विकास में एक तीसरा पहलू भी जोड़ते हैं, अर्थात विकास के पहलू में एक तीसरा पहलू भी जोड़ते हैं। मानव विकास नहीं, विकास के पहलू में एक तीसरा पहलू भी जोड़ते हैं अमर्त्य जी, और वो है लैंगिक असमानता। और लैंगिक असमानता में एक सिद्धांत देते हैं लापता महिलाओं की। वो कहते हैं लापता महिलाओं को समझो कौन है। उन्होंने दिखाया कि लैंगिक भेदभाव के कारण से बहुत सी महिलाओं की डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है या जन्म ही नहीं ले पाती हैं बच्चियां, लैंगिक भेदभाव के कारण से। और ऐसा एशिया में भी देखा गया है और अफ्रीका में भी देखा गया है, लैंगिक भेदभाव के कारण से कि बच्चियां हमें नहीं चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए, इस पर केंद्रित होता है। और वो दिखाते हैं कि 1990 के दशक में विश्व स्तर पर लगभग 100 मिलियन महिलाएं लापता थी। लापता महिलाओं का संकल्प लेते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं। कहते हैं भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
अगर आप कहोगे भारत की स्थिति बहुत अच्छी होगी, सेक्स रेशियो उसका देख रहे हैं आप लोग भारत का, इस तरह की स्थिति बता रही है क्या कि भारत की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है लापता महिलाओं के संदर्भ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पोषण तक पहुंच नहीं है, स्वास्थ्य तक पहुंच नहीं है, इस कारण से होता है ऐसा। तो अगर विकास को मापना है तो पोषण तक पहुंच बनाओ और स्वास्थ्य तक पहुंच बनाओ, और इस लैंगिक भेदभाव की जो भावना है कि महिलाओं को नहीं पुरुषों को ज्यादा, इसको हटाओ। अगर आप विकास के पैमाने को मापना चाहते हो सच में अपने यहां पर, तो आपको लैंगिक समानता पर ध्यान देना होगा, उसके आधार पर विकास की संकल्पना को मापने का कार्य करिए। और इस तरह की कई नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने अपनाया भी है। लैंगिक समानता को वैश्विक विकास एजेंडे में शामिल किया गया, लैंगिक असमानता सूचकांक निकलता है, और भारत में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसी पर केंद्रित होकर काम करने पर फोकस्ड है ये। तो अमर्त्य का ये सिद्धांत भी क्या है, इसी तरह के विकास को मापने पर फोकस है। तो पहली बात आपने रख लिया क्षमता का निर्माण, एक तरह से सामाजिक विकल्प सिद्धांत हो गया। तीसरा लैंगिक असमानता की बात अमर्त्य के द्वारा कही गई, और चौथी यहां पर जो बात कही गई भुखमरी और अकाल का विश्लेषण, इसका भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अकाल आ गया और भुखमरी आ गई, लेकिन कभी आपने देखा कि अकाल और भुखमरी का कारण क्या है? हम लोग परंपरागत रूप से मांगते रहे क्या कि भोजन की कमी के कारण से अकाल आ गया, लेकिन वास्तव में क्या है, ये अकाल इस कारण से नहीं आता है। ये अकाल इसलिए आता है कि संसाधनों तक पहुंच नहीं होती है या क्षमता का निर्माण नहीं होता है। संसाधनों तक पहुंच का मतलब है वितरण में विफलता है, और क्षमता का निर्माण का मतलब है खरीदने की क्षमता नहीं है, उनमें खरीदने की क्षमता नहीं है, भोजन तक उनकी पहुंच नहीं बन पाती है। उन्होंने एक तरह से उपभोग हक की पेश की, और उन्होंने कहा लोगों तक भोजन की पहुंच उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है। कहते हैं क्या, भोजन की पहुंच उनकी आर्थिक, भाई जाहिर सी बात है गरीब आदमी होगा भोजन की पहुंच कम होगी, अमीर आदमी होगा उसकी भोजन की पहुंच बहुत अधिक होगी। और बाकायदा उन्होंने उदाहरण लिया, उन्होंने कहा कि 1943 ईस्वी में जो अकाल हुआ वो हम ये मानते हैं, ये लेकर चलते हैं कि भोजन की कमी के कारण से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 1943 का जो बंगाल का अकाल था वो भोजन की कमी के कारण से नहीं था, बल्कि युद्धकालीन महंगाई के कारण से था, बल्कि मजदूरों में आय की कमी के कारण से था, और खाद्य वितरण में विफलता के कारण से इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि मजदूर भोजन को खरीदने में असमर्थ थे, और खासतौर से ग्रामीण मजदूर, जबकि शहरी मजदूर उसको खरीदने में समर्थ थे। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र में बंगाल में इसका भयावह स्थिति देखने को मिला। शहरी क्षेत्र में भोजन उपलब्ध था, तो जब शहर में था तो आया तो गांव से ही है ना, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि अकाल का कारण भोजन की एक तरह से कमी हो गई? ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, युद्धकालीन रणनीति है, मजदूरों की आय में कमी है, बल्कि खाद्य वितरण में आपकी कमी के कारण से ऐसा हुआ। और 1974 का बांग्लादेश का भी अकाल भोजन की कमी के कारण से नहीं हुआ, बल्कि बाढ़ के कारण से मजदूरों की आय प्रभावित हुई। बाढ़ के कारण से मजदूरों पर आय प्रभावित हुई। इसीलिए अगर लोगों की क्षमता का निर्माण होगा तो देश विकास माना जाएगा। वो खरीदने की क्षमता डेवलप कर दीजिए उनमें, और उसके लिए जरूरी है क्या, संसाधन तक पहुंच स्थापित हो, उनकी संसाधन तक पहुंच स्थापित हो। इसीलिए आज वर्तमान में अकाल रोकथाम की नीतियों में कई बदलाव देखने को मिले, कई तरह के बदलाव देखने को मिले। जैसे वितरण पर अब ध्यान दिया जाने लगा, आय पर फोकस्ड होकर काम किया जाने लगा, और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा।
कि भैया अकाल जैसी चीजें आ जाएं तो सामाजिक सुरक्षा, जैसे बीमा योजनाएं चालू हो गई हैं, किसानों के संदर्भ में कर दी गई ना बीमा योजनाएं कि भैया इस तरह की दुर्भज की जो स्थिति बने उससे निपटने का साधन, आय समर्थन पर फोकस्ड होकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तो लागू किया ही गया, लेकिन मनरेगा को भी लागू करने की बात की, क्योंकि ये एक तरह से लोगों तक पहुंच को स्थापित करते हैं, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। मनरेगा कार्यक्रम क्या है, लोगों की आय सृजन करने का काम करता है। तो इस बात पर भी अमर्त्य सेन के द्वारा ये विचार दिया गया। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण, मानव के विकास के लिए उन्होंने बहुआयामी आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को भी डेवलप किया। मानव विकास से ही जुड़ा है उनका दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो वो कहते हैं क्या कि सेन ने गरीबी को कहा कि लोग एक तरह से गरीबी को कैसे मापते हैं। कहते हैं गरीबी इस कारण से है, क्यों? क्योंकि आय में कमी है, लेकिन वास्तव में आय में कमी के कारण से गरीबी नहीं, बल्कि इसके तो कई आयाम हैं। गरीबी शिक्षा में कमी, सामाजिक भागीदारी में कमी, स्वतंत्रता में कमी, इस कारण से निकल कर आ रही। शिक्षा में अगर कमी है तो वो भी व्यक्ति गरीब है, सामाजिक भागीदारी में अगर योगदान नहीं है वो भी व्यक्ति गरीब है, अगर उसे स्वतंत्रता नहीं मिली है तो वो भी एक तरह से व्यक्ति गरीब है। और उन्होंने इस दृष्टिकोण को बाकायदा डेवलपमेंट एज फ्रीडम नाम की किताब में उन्होंने समझाया भी है कि मानव विकास को आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, और बाकायदा उनके द्वारा एग्जाम जो है समझाने के समय में ये चीजें डेवलप की गई। कहते हैं क्या, सेन ने गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे बहुआयामी मांगा। गरीबी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भागीदारी और स्वतंत्रता की कमी भी शामिल है। अगर ये नहीं मिल रही तो वो भी व्यक्ति गरीब है। अब किसी के पास बहुत ज्यादा आय है लेकिन वो कुपोषित है, शिक्षा तक उसकी पहुंच नहीं है, तो वो गरीब है, कहते हैं वो गरीब है। और वो कहता है कि गरीबी का आकलन करना है तो यही बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाओ, और इसी का रिजल्ट है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक लाया गया, और वैश्विक स्तर पर गरीबी के आकलन करने के लिए इस तरह के पैमाने को शामिल किया गया। नीति आयोग ने भी अपना बहुआयामी गरीबी सूचकांक इस पर फोकस किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, इसी पर फोकस्ड होकर काम करने की बात की है ना। तो अमर्त्य सेन का जो आर्थिक विकास है वो कहते हैं कि इन पर बेस्ड होकर काम अगर आप ध्यान दे रहे हैं और इन पर अगर पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं, तब आर्थिक विकास को मापिए कि आपके देश में आर्थिक विकास कैसे हुआ, इनमें आपकी क्या रैंकिंग चल रही है, इनमें आप वैश्विक स्तर पर कहां हैं। अगर आप इन पहलुओं में पिछड़ रहे हैं तो इसका तात्पर्य है आप देश में आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक विकास को जीडीपी की ग्रोथ के रूप में मापना ठीक नहीं है। इसी पर सिद्धांत होकर अमर्त्य सेन के द्वारा चीजें रिप्रेजेंट की। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अमर्त्य सेन के जो सिद्धांत है उस पर बेस्ड होकर जब काम हो गया है तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पांचों दृष्टिकोण आप याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से देखना। क्यों बहुत अच्छी तरीके से देखना पांचों दृष्टिकोण? क्यों? क्योंकि इसी पर बेस्ड होकर क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है देखिए। अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? क्षमता दृष्टिकोण विकास को आय और संसाधनों के संदर्भ में मापने पर केंद्रित है। आय और संसाधनों के संदर्भ में नहीं, बल्कि वो स्वतंत्रता की बात करता है। वो एक तरह से क्या है, स्वतंत्रता की बात करता है और क्षमताओं के निर्माण की बात करता है। ठीक है, स्वतंत्रता और क्षमता के निर्माण की बात करता है, इसी पर फोकस्ड है ना। तो पहला एक तरह से क्या है कि वो इस तरह से मापने का कार्य करता है। तो पहला तो हो गया क्या, गलत। दूसरा, सेन के अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य को साधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि अंतिम लक्ष्य के। यस, साधन किसको, विकास को प्राप्त करने के साधन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये साधन है किसके, ये क्षमता के निर्माण के साधन है, क्षमता के निर्माण के साधन है। इसको बात करते हैं। वो कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य से ही क्षमता का निर्माण हो।
इसी से ही एक तरह से क्षमता का निर्माण होता है और इसी के कारण से व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है जिसको वो हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से एक तरह से हासिल करने की स्वतंत्रता देता है, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता मिलती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो क्षमता के निर्माण से हमको एक तरह से प्राकृतिक स्वतंत्रता यहां पर प्राप्त करनी, तो ये एक तरह से साधन है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। यह दृष्टिकोण सामाजिक बाधाओं को दूर करने पर जोर देता है, ठीक है, ताकि लोग अपनी पसंद का जीवन जी सके। यस, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करता है, लैंगिक भेदभाव को हटाने की बात करता है। ये कहता है क्या कि जाति भेदभाव हटाइए, आर्थिक असमानता को दूर करिए, इस पर एक तरह से जोर देता है और इस पर जोर देते हुए काम करने की बात करता है। तो ये भी ठीक हो गया। आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। 2 और 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अमर्त्य के भुखमरी और अकाल के विश्लेषण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमर्त्य ने भुखमरी और अकाल का जब विश्लेषण किया तो कौन सा यहां पर सही नहीं है बताइएगा। ठीक है, सही नहीं है। ठीक है, सेन ने दिखाया अकाल भोजन की कमी से ज्यादा वितरण की विफलता के कारण से होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सेन ने कहा कि अकाल की कमी के कारण से नहीं बल्कि भोजन की कमी के कारण से होते हैं। 1943 में बंगाल अकाल भोजन की कमी का मुख्य कारण था, जैसा कि सेन ने विश्लेषण में, नहीं ये गलत है। सेन ने क्या कहा था? ये भोजन की कमी के कारण से नहीं था 1943 का अकाल, ये वास्तव में क्या है? युद्ध की रणनीति के कारण से था। युद्ध चल रहा था, इस कारण मजदूरी दर कम थी, इसके कारण से था, इसके कारण से था। वितरण में प्रॉब्लम थी, इसके कारण से था। ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, हक सिद्धांत पेश किया जो लोगों की भोजन तक पहुंच उनकी आर्थिक स्थिति से जोड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। सेन का विश्लेषण ने अकाल रोकथाम में खाद्य वितरण और आय समर्थन पर ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा कि भैया खाद्य वितरण पर ध्यान दो और आय समर्थन मतलब लोगों की इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ेगी तो क्षमताएं होंगी, अर्थात उनको क्या मिलेगी? प्राकृतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया अमर्त्य सेन ने। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया क्या? बी। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन के लैंगिक असमानता पर कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेन ने लापता महिलाओं की अवधारणा पेश की जो लैंगिक भेदभाव के कारण मृत्यु दर में असमानता को दर्शाती है। ठीक है, लैंगिक भेदभाव मृत्यु दर में असमानता को दर्शाती है। ठीक है, तीसरा है ये तीसरा ऑप्शन है। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है, सेन के अनुसार लैंगिक असमानता केवल शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण से होती है। शिक्षा में कमी के कारण से एक तरह से होती है यहाँ। ठीक है, सेन ने कार्य ने भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे योजनाओं को प्रभावित किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3, फटाफट बताइएगा। यहाँ लापता महिलाओं की अवधारणा पेश की जो लैंगिक भेदभाव के कारण मृत्यु दर में असमानता को दर्शाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। और उन्होंने कहा कि एशिया और अफ्रीका में 1990 के दशक में इस तरह की अवधारणा देखने को मिली, लापता महिला, जो वास्तव में क्या है कि वहां बहुत ज्यादा मर रही हैं महिलाएं, क्योंकि इस पोषण तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो स्वास्थ्य तक नहीं पहुंच पा रही है, इसी कारण से उनकी डेथ हो रही है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सेन के अनुसार लैंगिक असमानता केवल शिक्षा, केवल लिखा हुआ, केवल नहीं, शिक्षा तक नहीं, लैंगिक असमानता बता रहा है क्या कि पोषण तक व्यक्ति की महिलाओं की पहुंच नहीं है, स्वास्थ्य तक महिलाओं की पहुंच नहीं है, अवसरों में कमी है। ठीक है, पोषण की कमी, स्वास्थ्य तक लोगों की कमी और अवसर में कमी, इसको दर्शा रहे, ये सब को लेकर चल रहा है। तो ये गलत हो गया। और सेन के कार्य ने भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को प्रभावित किया। बिल्कुल ठीक बात है। 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। आंसर क्या होगा? बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अमर्त्य सेन ने सामाजिक विकल्प सिद्धांत
और विकास पर उसके विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उनके दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से प्रतिबंधित करता है? सबसे अच्छी तरीके से प्रतिबंधित मतलब चारों करते हैं, इसका सबसे अच्छे। विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो सेन बाकायदा मना कर देते। सामाजिक कल्याण को मापने के लिए संसाधनों के वितरण से ज्यादा अवसरों की समानता पर ध्यान देना है, ये बिल्कुल ठीक। सामाजिक निर्णय लेते समय व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। वो तो हमने देखा ही, विकास नीतियां केवल उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होनी चाहिए, नहीं। क्या होनी चाहिए? विकास नीति उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्रित नहीं होने, बल्कि सामाजिक कल्याण, लैंगिक असमानता और स्वतंत्रता को भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये इस पर ध्यान केंद्रित सीमित नहीं होना चाहिए केवल और केवल। ये वाला भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। ठीक, तो ये रहे आपके क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंट किए हैं। अमर्त्य सेन पर बेस्ड होकर ये मैंने क्लास बना दी है, और अमर्त्य सेन का जो विकास मॉडल है उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है आप लोगों को, जिससे आपको जो मेन पॉइंट है वो मिल जाए। कंसाइज वे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से ले लिया है, आपके मेन पॉइंट एक तरह से मिल जाए। आप बस एक बात याद रखिएगा, इन क्लास को देखते रहिएगा, और अगर मैं हट जाता हूँ, देखो बीच बीच में इधर हो जाता हूँ साइड में या फिर वहाँ चला जाता हूँ, उसका कारण है क्या कि मैं चाहता हूँ कि आप नोट भी कर लें। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसको अपलोड करूँगा ऐप में मिलेगा आपको नोट्स इसका। लेकिन देखो, नोट्स ऐप से बढ़िया आप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, ठीक है। हमारा ये पक्ष है कि लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो ऐप में आपको आना पड़ेगा, और ऐप में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक 9:30 बजे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।